किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र से चीनी निर्यात पर आयात शुल्क व सब्सिडी बढ़ाने की गुहार। शहरी फीडर से नलकूप चलाने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। कृषि महाविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी। मंडी समितियों की जमीन पर बनाए जाएंगे अनाज भंडारण गोदाम। अब किसान सुरक्षित रख सकेंगे आम व अन्य फल। और उद्यान विभाग द्वारा फल उत्पादन को बढ़ावा देने की तैयारी। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से चीनी के मूल्य स्थिर रखने के, कच्ची चीनी के निर्यात पर सब्सिडी 4,000 रुपए प्रति टन किए जाने तथा सब्सिडी को कम से कम 20 लाख टन के निर्यात की सीमा के लिए अनुमन्य किए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही चीनी पर लगने वाले 25% आयात शुल्क को भी बढ़ाकर 40% करने की मांग की है। सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 123 चीनी मिलें संचालित हैं। वर्तमान पेराई सत्र 2014-15 में कुल देय 10,033.71 करोड़ रुपए के सापेक्ष अभी तक मात्र 62.23% का भुगतान ही चीनी मिलों द्वारा किया जा सका है। प्रदेश के उन किसानों को जो शहरी फीडर से नलकूप चला रहे हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलने जा रही है। नलकूप चलाने के लिए न्यूनतम 220 रुपए प्रति हार्स पावर बिजली बिल का भुगतान कर रहे किसानों को बिजली दरों में 60 रुपए प्रति हार्स पावर की कमी करने का फैसला लिया गया है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरें कम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग के इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ प्रदेश के आगरा और बुंदेलखंड के क्षेत्रों को मिलेगा। नियामक आयोग ने इस निर्देश में 160 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से किसानों को बिजली देने का फैसला लिया है। अक्टूबर 2014 में प्रदेश के पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन ने नई बिजली दरें 140 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए कर दी थी। प्रदेश के हरदोई जिले में राजकीय कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु राजकीय कृषि शोध की 6.6097 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण उच्च शिक्षा विभाग को निःशुल्क किए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसके स्थापित होने से प्रदेश में कृषि शिक्षा को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, साथ ही नई तकनीक से बीज व अन्न उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में अनाज भंडारण समस्या से निपटने के लिए शासन ने मंडी समितियों की खाली पड़ी भूमि पर 1,000 टन क्षमता वाले गोदाम बनाने के निर्देश देने के साथ साथ किसानों को बीज व कृषि उपकरणों में मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में जाने का प्रबंध किया है। कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने को एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब एवं नई मंडियों की स्थापना के अलावा किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए 31 मार्च 2015 तक पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही अधिकतम पंजीकरण करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। राजधानी के फलपट्टी क्षेत्र मलिहाबाद तहसील में विश्व बैंक मदद से जल्द ही फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना है। तहसील के निरीक्षण हेतु आए विशेष सचिव एवं महानिदेशक संस्थागत वित्त के अनुसार इससे फल पट्टी के आम उत्पादन करने वाले किसानों को इसका भरपूर फायदा होगा तथा अन्य समीपवर्ती इलाकों के किसान भी इसका लाभ उठा सकेंगे। मौजूदा समय में किसानों को फलदार पौधे लगाने के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब 5 हेक्टेयर में बाग लगाने के लिए 15 लाख रुपए की योजना में किसानों को 50% अनुदान मिलेगा। लघु व सीमांत किसानों को 90% सब्सिडी मिलेगी। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। गेहूं की खेती में पीला रतुआ रोग की निरंतर निगरानी करें। लक्षण दिखाई देने पर प्रोपिकोनजोल 25 EC.1% घोल का छिड़काव करें। राई तथा सरसों की खेती में यदि नाशी जीवों की संख्या प्राकृतिक शत्रुओं से अधिक हो तो मौसम साफ होने पर डाइमेथोएट TCC 1 लीटर अथवा मोनोक्रोटोफास 36 SL
1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मटर की खेती में पत्तियों, फलियों और तनों पर सफेद चूर्ण की तरह फैले बुकनी रोग की रोकथाम के लिए घुलनशील गंधक 80% 2 किलोग्राम अथवा ट्राइडेमार्फ 80% 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर की खेती में फली भेदक कीटों से 5% प्रकोपित फलियां पाए जाने पर BT 5%, WP 1.5 किलोग्राम अथवा फेलवेल्ट्रेट 20 EC 750 मिलीलीटर 500 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सूरजमुखी की संकुल किस्में मॉडर्न, सूर्या व संकर किस्में KV SH1, SH 3322 व MA FH 17 के बीज की व्यवस्था करें। टमाटर, मिर्च तथा बैगन की ग्रीष्मकालीन फसल लेने हेतु पौधशाला में बीज की बुआई समाप्त करें। आंवले के बागों में गुड़ाई कर थाले बनाएं तथा पौधे की उम्र के अनुरूप खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। गेहूं फिरोजाबाद की मंडी में 1610 रुपए, अलीगढ़ में 1570 रुपए, बरेली में 1625 रुपए और सहारनपुर में 1660 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। चावल फिरोजाबाद की मंडी में 2040 रुपए, अलीगढ़ में 1870 रुपए, बरेली में 2100 रुपए और सहारनपुर में 2100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव बिका। मसूर फिरोजाबाद की मंडी में 6430 रुपए, अलीगढ़ में 5720 रुपए, बरेली में 5400 रुपए और सहारनपुर में 6220 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। मूंग फिरोजाबाद की मंडी में 7440 रुपए, अलीगढ़ में 7440 रुपए, बरेली में 6500 रुपए और सहारनपुर में 7360 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। चना फिरोजाबाद की मंडी में 3610 रुपए, अलीगढ़ में 3630 रुपए, बरेली में 3450 रुपए और सहारनपुर में 3550 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ फिरोजाबाद की मंडी में 2640 रुपए, अलीगढ़ में 2840 रुपए, बरेली में 2470 रुपए और सहारनपुर में 2385 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। बात अगर सब्जियों और फलों के भाव की करें तो आलू फिरोजाबाद की मंडी में 560 रुपए, अलीगढ़ में 610 रुपए, बरेली में 510 रुपए और सहारनपुर में 600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। प्याज फिरोजाबाद की मंडी में 1560 रुपए, अलीगढ़ में 1530 रुपए, बरेली में 1250 रुपए और सहारनपुर में 1300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। टमाटर फिरोजाबाद की मंडी में 1100 रुपए, अलीगढ़ में 1160 रुपए, बरेली में 1050 रुपए और सहारनपुर में 1100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। लहसुन फिरोजाबाद की मंडी में 3950 रुपए, अलीगढ़ में 3200 रुपए, बरेली में 2775 रुपए और सहारनपुर में 2500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से रहा। बैगन फिरोजाबाद की मंडी में 1200 रुपए, अलीगढ़ में 1250 रुपए, बरेली में 800 रुपए और सहारनपुर में 800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। सेब फिरोजाबाद की मंडी में 6020 रुपए, अलीगढ़ में 5750 रुपए, बरेली में 4850 रुपए और सहारनपुर में 4740 रुपए प्रति क्विंटल के भाव रहा। केला फिरोजाबाद की मंडी में 1940 रुपए, अलीगढ़ में 1700 रुपए, बरेली में 2200 रुपए और सहारनपुर में 1200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जायद में मक्का की खेती कैसे करें। आप सभी जानते हैं कि मक्का एक ऐसी फसल है जो व्यावसायिक स्तर पर हम प्रयोग करते हैं। घरेलू स्तर में तो हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम कम से कम लागत में इस फसल को करके जो है बाजार में एक बेहतर मूल्य प्राप्त करें। तो आज अंक में इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र औरैया से विषय वस्तु विशेषज्ञ फसल उत्पादन डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। नमस्कार, किसान भाइयों को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपने सभी किसान भाई से जानना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान भाई मक्के की फसल करना चाहते हैं तो मुख्यतः ये बताएं कि भूमि और जलवायु किस तरीके की होनी चाहिए। किसान भाइयों, जब हम जायद मक्का की बात करेंगे तो जायद मक्का में गर्मी ज्यादा पड़ता है, तो ये मटियार मिट्टी जिसमें पानी रोकने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है, इसको सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। बलुई मिट्टी में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। यदि मृदा परीक्षण आप करा लिए हैं या कराना चाहते हैं तो मृदा का pH 7 के आसपास हो, ये अच्छा माना जाता है। अगर बुआई का समय की बात करें तो क्या निश्चित समय होना चाहिए करने के लिए? अच्छा समय। किसान भाई जब हमारे जनपद में जायद की मक्का की खेती करते हैं वो 15 फरवरी से लेके मार्च के 15 तक उसकी खेती कर सकते हैं और अधिकांशतः खेती उन्हीं खेतों में की जाती है सब्जी की कटाई के बाद। मुख्यतः ध्यान ये रखना होता है डॉक्टर साहब की जो प्रजातियां हैं उनका चुनाव जो है वो कैसे किया जाए और ताकि जो है बेहतर प्रजातियों का चुनाव करके किसान भाई जो है एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें।
किसान भाई दो क्षेत्र की प्रजातियां हैं, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर की। इस समय चुनाव करते समय आपको विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मक्के की प्रजातियों का चयन करें जिसमें 16 से ऊपर, मक्के में जो आप मक्का देख रहे हैं इसमें लाइनों की जो संख्या होती है जोड़े में होती है और 16 से ऊपर हो, 22 तक के पाया जाता है, तो ऐसे मक्का की प्रजाति का चयन करें। और एक लाइन में जो दानों की संख्या होनी चाहिए 35 से ऊपर होनी चाहिए, एक लाइन में दानों की संख्या, वो अच्छी मानी जाती है। जहां तक प्रजाति की बात है, PHM2 जो नई दिल्ली से विकसित की गई है प्रजाति, पूसा इंस्टीट्यूट से, इसकी खेती आप कर सकते हैं। मालवी शंकर मक्का 2 है, सरकारी क्षेत्र का है, इसकी ये खेती कर सकते हैं, इसका भी अच्छा उपज है। इसके बाद आपका विवेक 5 मक्का है, विवेक 21 मक्का है, विवेक 27 मक्का है, इनकी आप खेती कर सकते हैं और ये बाजार में उपलब्ध भी हैं। डॉक्टर साहब, ये बात ध्यान दिया जाता है कि जैसे बुआई करते हैं किसान भाई हमारे, तो मुख्यतः जो बाद में जो रोग और कीट लगते हैं उनसे बहुत नुकसान होता है, तो हम ये चाहते हैं कि जो बीजोपचार है वो करना आवश्यक होता है, तो वो कैसे करें हमारे किसान भाई? किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि पहले बीजोपचार पे हम जोर देते थे, लेकिन अब FIR, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक और राइजोबियम, यदि यह जो है नई तकनीकी है, किसान भाई, बहुत से किसान भाई कर रहे हैं, यदि इसको अपनाते हैं तो बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो हमारा नाइट्रोजन है 20 से 25 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हम बचत कर सकते हैं, जिससे आपकी लागत भी कम हो जाएगी। तो यदि फफूंद की समस्या है आपके खेत में, फफूंद नाशक तमाम तरह की कंपनियों का बाजार में उपलब्ध है, आप उसको 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप बीज को सबसे पहले जो है फफूंदी नाशक से उपचारित करेंगे। उसके बाद कीटनाशक, और जहां कीट की हम बात कर रहे हैं तो बहुत से किसान भाई हैं, तापक्रम वातावरण में ज्यादा गर्म होता है, जब वह बुआई करता है तो बीज पे कीटों का प्रकोप हो जाता है, जमाव कहां से होगा, तो उसको नियंत्रित करने के लिए दीमक जो सबसे बड़ा खतरा है, उसको क्लोरोपाइरीफास 10 ml 1 किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। उपचारित करने के बाद जहां तक राइजोबियम की बात है, राइजोबियम में PSB कल्चर है, ये जो स्पिरिलियम है, जो राइजोबियम है, PSB है, उससे फास्फोरस जो है प्रति हेक्टेयर जो है खेत को मिल जाता है फसल को, और जो एजोस्पिरिलियम है उसे नाइट्रोजन जो है फसल को मिल जाता है। तो इसका प्रयोग करते समय यह सावधानी बरतना है कि दोनों चीजों को मिलाने के बाद, फफूंद नाशक और कीटनाशक के बाद, आप जो है 100 ग्राम गुड़ ले लें और 500 मिलीलीटर पानी में 200 ग्राम का पैकेट आता है प्रति एकड़ के लिए, इसको गर्म कर लें। गर्म करने के बाद जब वो पानी ठंडा हो जाए तो इसमें कल्चर, दोनों कल्चर को आप मिला लें, जो फास्फोरस के लिए है और नाइट्रोजन के लिए है। इसको मिलाने के बाद गाढ़ा ये घोल बन जाता है। जब ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद ही इस कल्चर को मिलाना चाहिए। मिलाने के बाद बीज के फैला देना चाहिए, और हाथ में जो है दस्ताने हो प्लास्टिक के, या दस्ताने उपलब्ध नहीं है तो मोमिया हो, हाथ में लगा लें, बीज के ऊपर एक पतली परत चढ़ा लें। चढ़ाने के बाद उसको छायादार, चाहे झोपड़ी हो या पक्का छत है, उसके नीचे छाएं जहां के सूर्य की रोशनी न आती हो, उसको बोरे के प्लास्टिक के टाट पे या पक्के फर्श पे उसको सुखा लें। सुखाने के बाद 6 घंटा बाद शाम के समय ही उसको जो है बुआई करना चाहिए। मुख्यतः ये भी जानना चाहूंगा कि जो बुआई का तरीका है, क्या वो कोई विशेष तरीके से बुआई करते हैं? हाँ, सारी उर्वरक को डालने के बाद होता क्या है कि बुआई करने की जहां आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो खेत खाली होता है, वही किसान बुआई करता है। तो एक मिट्टी पलट हल, यदि मिट्टी पलट हल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो 2 जो है कल्टीवेटर से और 1 रोटावेटर से, उसके बाद रीज मेकर आता है। यदि रीज मेकर किसान भाई के पास उपलब्ध नहीं है तो बड़े पैमाने पर जो आलू बुआई का कृषि यंत्र है उसको से जो है नाली बना लें, मेड़ बना लें, और किसान भाई मेड़ पे ही बुआई करें। मेड़ पे बुआई करते समय दूरी की हम बात करेंगे तो दूरी जो है पौधे से पौधे की 18 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ साथ ये भी जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब कि अगर सिंचाई की व्यवस्था करनी है जी, तो सिंचाई की व्यवस्था हमारे किसान भाई कैसे करें? किसान भाइयों, ये गर्मी की फसल है, इस समय आपका मैक्सिमम तापक्रम जो है 30 से ऊपर होता है, 40 तक पहुंच जाता है, 42 तक पहुंच जाता है। तो सिंचाई का जो आप कार्य करेंगे, पानी की आवश्यकता 5 से 7 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। फिर जो है आप पुष्पावस्था, लेकिन 2 अवस्था, जो घुटने की अवस्था है
और जो है पुष्पावस्था, ये जो है क्रांतिक अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दो अवस्थाओं में आप सिंचाई अवश्य करें और ये भी देखते रहें कि यदि आपके खेत में बीच में भी पानी की कमी महसूस हो तो हल्की सिंचाई जरूर करें। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा नुकसान होता है हमारे किसान भाइयों को कि जो खरपतवार होते हैं वो पोषक तत्व सारे जो है वो अपने पास ले लेते हैं और फसल को नहीं मिल पाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर खरपतवार है उनको कैसे जो है उनका प्रबंधन कैसे करें हमारे किसान भाइयों। जो जायद की फसल है 80 से 90 दिन में पक्के तैयार हो जाती है, बहुत ही कम समय मिल पाता है। तो जैसे ही आप इसको बुआई कर लें, मेड़ों पे बुआई करने के बाद स्टाम्प नाम से दवा आता है, इसका व्यापारिक नाम है, पेंडिमेथिलिन इसका रासायनिक नाम है। 3.3 लीटर इसकी मात्रा को ले लें और बुआई के 72 घंटे के अंदर इसको आप खेत में छिड़क लें। छिड़कते समय 700 लीटर पानी में इसको मिला लें। यह सावधानी आपको बरतनी है, जैसे मच्छरदानी की जाल होती है वैसे इसका छिड़काव करें और उस पर उल्टा चलें, उस पर पैर का निशान नहीं पड़ना चाहिए। यदि पैर का निशान पड़ गया, समझ लीजिए जाल में यदि कहीं सुराख हो जाता है तो मच्छर घुस जाता है, वैसे ही खरपतवार फिर जमाता है। तो इस चीज की सावधानी बरतें दवा छिड़कते समय। और अगर फसल सुरक्षा की व्यवस्था करनी तो कैसे प्रबंधन करें उसका? किसान भाइयों, इसमें कीट भी समस्या है। जैसे ही हमारा मक्का घुटने के बराबर आता है तो उस समय जो है प्ररोह भेदक एक कीट है जिसको हम काइलो बोलते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। बड़ा इसको पहचानना जो है किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसकी 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था है जो नर और मादा जो आते हैं, ये छोटी सी मक्खी भूरे रंग की होती है। ये मक्का के पत्तियों के नीचे जब घुटने के बराबर फसल हो जाती है तो अंडा दे देता है। अंडा से जो है उसमें लार्वा निकलता है और लार्वा हमारा जो है उस मक्के के प्ररोह के भेदक, जो प्ररोह भेदने का काम करता है, ऊपर से घुस जाता है और ऊपरी शिखर को काट देता है और पौधा जो है वो सूख जाता है। सूखने के बाद मक्का में टिलरिंग की कोई समस्या होती नहीं, टिलरिंग निकलते ही नहीं, वो मुख्य पौधा ही होता है, वो पौधा की वहीं पे मौत हो जाती है, फिर उस पर भुट्टा नहीं आता है। तो मॉनिटरिंग करते रहे। जैसे ही वो सफेद मक्खी दे, अंडा देने से पूर्व यदि आपको दिखाई दे तो कोई भी बाजार से कीटनाशक ले लें, 2 से 2.5 ml उसकी मात्रा है और उसको लेके छिड़काव कर दें खेत में पानी के साथ मिला के। तो छिड़काव करते समय आपको यह सावधानी बरतनी है कि तेज हवा न हो, राउंड का स्प्रेयर हो और हमेशा शाम के समय ही 4 बजे के बाद ही दवा का प्रयोग करें। बताया कि जो है किस तरीके से जो है अगर नाइट्रोजन की कमी है और कैसे उसको पूरा किया जाए और कैसे उसको ताकि हम जो कमी पूरा करके हम बेहतर उत्पादन अपने खेतों में प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।